नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। अमेरिका की एक चीनी कंपनी ने दावा किया है कि चीनी हैकर्स ने भारतीय मीडिया के साथ साथ पुलिस विभाग को भी निशाना बनाया है। अमेरिका की कंपनी ने दावा किया कि उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें देखा जा सकता है कि प्रायोजित चीनी समूह ने भारतीय मीडिया के साथ पुलिस विभाग और राष्ट्रीय पहचान संबंधी आंकड़ों की जिम्मेदार एजेंसी की वेबसाइट को हैक कर लिया था। अमेरिका कंपनी ने कहा कि हैकर्स ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की वेबसाइट से 5 मेगाबाइट डेटा चुराया था। 2020 में सीमा विवाद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो आज की चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे कि चीन सीमा विवाद का बदला साइबर हमले से क्या चाइना लेना चाहता है और इन हमलों का भारत को कितना कुछ नुकसान होने वाला है और भारत की रणनीति क्या रहेगी, कैसे इस अटैक से निपटने के लिए हम तैयार हैं, अभी हम कितने सक्षम हैं, तकनीकी रूप से कितने सक्षम हैं, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका पहले परिचय करा देता हूं। हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी जी साइबर एक्सपर्ट और अखिल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। कितना नुकसान हम मान सकते हैं और जो सबसे बड़ा एक कारण माना जा रहा है कि क्या भारत से बदला लेने का ये नायाब तरीका साइबर हमले की, साइबर अटैक के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश क्या वाकई है और इससे कितना नुकसान होने वाला है? अब बिल्कुल जो है ये जो साइबर अटैक की जो कहानी है कोई नई नहीं है। ये पिछले 10 वर्षों से जारी है और चीन इसमें बहुत जो है ना आगे बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये एक तरह से साइबर स्पेस वार इसको हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा वार है जिसमें बिना किसी का खून बहाए सामने वाले को पस्त कर देता है, उसके सारे डाटा, उसके पूरे सिस्टम को हैक करके और अपने पास ले आना और सामने वाले के किए हुए सारे काम को जो है ना अपने फेवर में कर लेना। ये जो है ना एक तरह से समझिए कि चीन इसमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और एक जो कई रिपोर्ट्स हैं। आप तो मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के पूरे आंकड़ा को आप अगर अब देखें तो ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात इसमें है कि दुनिया में जितने भी जो साइबर अटैक होते हैं उसमें 7% जो अटैक होते हैं दुनिया भर में, उसमें 7% भारतीय कंपनियों पर ये अटैक होते हैं। आईबीएम ने भी पिछले महीने ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि 60% साइबर अटैक जो है खासकर भारत में वित्तीय और बीमा क्षेत्र में होते हैं। ये इसमें जो है ना इसमें करीब 95% अटैकर जो है, जो हैकर हैं, वो चाइना के हैं। अब ये बड़ा एक विचित्र स्थिति है कि दिक्कत क्या है कि हमारे देश में डिफेंस से लेकर वित्तीय, बीमा और तमाम मेडिकल सेक्टर में भी एक रिपोर्ट ये भी चौंकाती है कि बड़ा अद्भुत रिपोर्ट है ये कि चीनी हैकर, एक बड़ा वहाँ हैकर कंपनी है जो APT10 के नाम से उसको जानते हैं। उसने क्या किया भी कि भारत का जो बायोटेक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट जो कंपनी है, उसको उसके कई सिस्टम को हैक कर लिया और जो हमारी दवा जो बनाई जा रही थी उस दवा के पूरे कई फार्मूला को उसने हैक कर लिया। तो दिक्कत क्या है कि ये कोई नई कहानी नहीं है। कुछ और डाटा को अगर आप विश्लेषण करें तो 2018, 2019, 2020, 2018 में भारत में वो प्राइवेट हैक की बात छोड़ दीजिए, सरकारी सेक्टर में करीब 18,000 हैक किए गए। इसके बाद ठीक जो है 26,000 हैक 2019 में हो गए। इस तरह से जो है ना ये चाइनीज हैकर जो हैं, जो साइबर जो क्राइम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा केंद्र चाइना बना हुआ है। भारत में दिक्कत क्या है कि भारत में भी साइबर सुरक्षा के नाम पर कोई बेहतरीन कानून या कोई बड़ा कानून यहाँ नहीं बना हुआ है। और भारत में वैसे जो है कहने के लिए साइबर हमले को रोकने की 2 संस्थाएं बनी हुई है। CERT, जिसकी स्थापना 2004 में की गई, भारत सरकार ने की, और एक है NCIIPC जो 2014 से काम कर रही है। लेकिन अभी तक जो है ना, चूंकि साइबर का जो पूरा सिस्टम है वो चाइना देख रहा है, चाइना के हाथ में इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है हाथ क्राइम करने का, इससे भारत बहुत चीज बच नहीं पा रहा है उससे। हालांकि पिछले साल से भारत सरकार जो है
बड़े स्तर पर अपने आईटी सेल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। करीब 4-5 हजार अधिकारियों को तो अभी पिछले साल ही ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ये कहा गया कि साइबर अटैक से कैसे बचा जाए, कैसे उससे हम अलग हो सके। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि यह जो है ना एक डिजिटल वार इसको आप कह सकते हैं। जिसके पास जितना डिजिटली ज्ञान है, जो डिजिटल सिस्टम पर जितना जो है हैकिंग का वो मशीन लगाए हुए है, समझिए कि वो उतना ही तेज तर्रार है, उतना ही मजबूत है। और चाइना इसमें बहुत आगे है। चाइना बढ़ चढ़कर इस पूरे क्राइम को अंजाम दे रहा है। देखना होगा कि ये जो साइबर अटैक का जो बढ़ता जो खेल है, ये कहाँ जाकर रुकता है और भारत उसे कैसे बच पाता है। चलिए सर, हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं। शोभित जी, आप किस तरह से देखते हैं जो इतना बड़ा स्थिति अब बन रही है, खास करके साइबर को लेकर के बात करें, साइबर क्राइम को लेकर के बात करें, लेकिन अब पहले से हालांकि अब बहुत मजबूत स्थिति हो गई है। अब बहुत जल्दी मोबाइल भी लोकेट कर लिए जाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनके जरिए अब बहुत जल्दी पहचान हो जाती है। लेकिन अभी भी क्या हम इतने पीछे हैं कि इस तरह का जो दूसरा पड़ोसी राज्य है वो इस तरह का नुकसान हमें पहुंचाता है? कोई भी हमारी चीज़ को हैक कर सकता है, वित्तीय हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर उन चीज़ों को भी हैक कर लिया जाए तो वो भी एक बड़ी समस्या होती है। कई बार देखा जाता है गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो जाती है। तो ऐसे तमाम जो हमारे देश के स्तंभ हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनकी भी अगर प्राइवेसी भंग हो रही है तो हम क्या इतने तैयार नहीं हैं? क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं? नहीं, एक्चुअल बात ये है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं एक्चुअली, और हम देखा जाए तो जब से हमारे पीएम साहब ने ये बात करी थी कि अपना जो चाइनीज़ चीज़ों से ले हमने बहिष्कार शुरू किया था, और हमने जब चीज़ों को लेके किया तो कई ऐसी चाइनीज़ कंपनी जिनको काफ़ी नुकसान हुआ। आप अगर शेयर मार्केट देखें तो चाइना में काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इंटरनेट और कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन चीज़ें, या आप बात करें कि सिर्फ मोबाइल डिजिटल जिसे कहते हैं इक्विपमेंट्स, ये परचेस करने वाले जो आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम ये सब चीज़ छोड़ रहे हैं, हम ऐसे उनके एप्लीकेशंस और हम उनकी चीज़ों को अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उन देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो एक्चुअल सीधी बात है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कोशिश करेगा, भरपाई करेगा या कोई ऐसी बात करेगा। तो एक्चुअल हो ये रहा है कि चाइना, क्योंकि हमसे वो यूआईडी कार्ड का, जैसे आपने देखा होगा, यूआईडी का डेटा उसने हैक करने की कोशिश की, या हम बात करें कि अपने हमारे मध्य प्रदेश प्रशासन या पुलिस की भी उसने अभी कुछ डेटा वगैरह लीक करने की कोशिश की। एक्चुअल ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे उनको ये लगे कि इंडिया पे जो चीज़ हो तो लोग थोड़ा डरे। लेकिन हमारे गवर्नमेंट और हमारी जो चीज़ें, जैसे हमारा मध्य प्रदेश की साइबर सेल है, वो अब इतनी ज़्यादा ताकतवर, इतनी ट्रेंड और इतनी अच्छी है कि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हो रोज़ आए दिन पेपर में रोज़ साइबर के 10 केस आते हैं और सॉल्व केस आते हैं कि ये केस सॉल्व हो गए। और हम यही बात करें भारतवर्ष की, तो भारत में भी अब ऐसी संस्थाएं, जो सर्ट इन की बात करी थी सर ने, तो सर्ट इन भी है और काफ़ी ऐसे हैं जो सारी चीज़ों को लेकर सॉल्व कर रही हैं। दूसरी हम बात करें कि जैसे गृह मंत्रालय पे या ऐसे विभागों में होता है तो एक्चुअली ये वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। डेटा के बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी फाइल्स वो उठा पाते हैं। एक्चुअल आप भी जानते हो कि बैंकिंग में और सब जगह या आपके अपने संस्थान में जहाँ डेटा या सर्वर होता है वो जगह कई बार ऑफलाइन होती हैं, वो चीज़ें इंटरनेट पे चलती हैं, और जो मेन चीज़ आपकी बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन जो है वो हमारा दूसरा डेटा होता है। तो ये अब सब जानते हैं बारीक तरह से। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जो हम चीज़ शेयर करते हैं, जैसे यूआईडी की हम बात करें, उसमें आधार कार्ड है, बैंकों कई बार क्रेडिट कार्ड, आप पेपर पढ़ते होंगे इतने क्रेडिट कार्ड चले गए। तो एक्चुअल कई बार जब हम शेयरिंग में जाते हैं तो ये चीज़ों को नुकसान हो सकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है, और साइबर सेल बन चुका है, आर्मी के अंदर एक चौथी विंग बन चुकी है साइबर अटैक्स के लिए। तो देश प्रगति कर रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें जैसे जैसे नए युवा जैसे साइबर के साथ अपने नए संस्थानों में इसको जुड़ के और आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे भारत को हमारे लिए सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो सर, क्या इस चीज़ को हम मान लें कि मान लो अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज करते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, खास करके आज के समय में 80% जो फ़ोन है वो चाइनीज़ वाले हमारे भारत में हैं और लोग अधिकतम उनको ही प्रयोग में ले रहे हैं। तो क्या कुछ उनमें भी इस तरह के वो डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ की उनसे भी डेटा को लिया जा सकता है? एक्चुअल क्या है कि जो डिवाइसेस वो यूज़ देते हैं उसकी एक कोडिंग हो सकती है, जो कि अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन ये होता है, ये हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसा मालवेयर या कोई ऐसे उसके अंदर वायरस हो जो यहाँ से हमारा डेटा पूरा एज इट इज़ उनको भेज रहा हो, तो दैट कैन बी पॉसिबल।
ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सर जैसे कि अगर हम किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं मोबाइल में, जी। एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसमें वो परमिशन मांगता है कि आप डाटा शेयर करने का, फोटो, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स जी। सब शेयर करने के लिए अलाउ करें, परमिशन दें। जी। क्या वो परमिशन देना सही है और क्या उससे भी कुछ नुकसान होता है? देखिए, मैं 2 चीज़ कहूँगा कि प्ले स्टोर से जब हम कोई भी चीज़, देखिए अब डिजिटल की बात करें, वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें, तो मैं तो किसी भी चीज़ को सच नहीं मानता। अगर हम बात करें कि देखें, प्ले स्टोर से हम ले रहे हैं कोई चीज़, एप्लीकेशन ले रहे हैं, उस एप्लीकेशन को हम यूज़ करें तो वो एक सर्टिफाइड, हम प्ले स्टोर का एक संस्था मानी गई कि हाँ ये सर्टिफाइड है, गूगल है तो ये सर्टिफाइड दे रहा है। पर क्या भरोसा कि वो एक्चुअल वो है कि नहीं है। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, एक नया केस आया था जो पैगस का सॉफ्टवेयर का, कि भैया बाहर की कंपनी जो हमारे यहाँ के कई ऐसे राजनेता और उनके फ़ोन को हैक किया गया। तो दैट कैन बी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो हम उनको परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे मोबाइल का सारा फ़ोन, फोटो, वीडियो, गैलरी, सारी चीज़ हम अलाउ करते हैं कि आप हमारा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये यूज़ करेंगे तो सीधी बात है, हमारा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अभी एक नए 2 केस आए थे जिसमें लोन मिल रहे थे ऑनलाइन। अगर लोन ऑनलाइन मिल रहे हैं तो आप लोन ले लेते थे, उसमें पैसा काट लेते थे। ऐसे कई कंप्लेंट साइबर सेल में आई थी। उसमें अगर आप पैसा टाइम पर दे दो तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सब पे मैसेज चला जाता था और व्हाट्सअप चला जाता था कि भैया ये आपके फला भाई ने या रिश्तेदार ने या दोस्त ने इतना पैसा लिया और ये हमें चुका नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब फ़ोन कहीं ना कहीं, सीधी बात है कि या ये स्मार्टफोन है और कहीं ना कहीं इसमें कोई लूप होल है जिस कारण से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब हमारा मोबाइल इज़ नॉट सिक्योर, ये कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। तो उसका एक ही तरीका है कि एप्लीकेशंस और अननोन सोर्सेज जो इंस्टॉलेशन आपके सेटिंग के अंदर होता है, अगर उसका बंद रखेंगे और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो जब तक यूज़ की ना हो उसको यूज़ ना करें और किसी भी चीज़ को अलाउ ना करें, ना अपना जीपीएस, ना कैमरा, ना कॉन्टैक्ट, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ रहेंगे। और बिल्कुल, और आजकल अभी फ़ोन जो हैं वो ऐसे आने लगे हैं कि उनमें अगर कोई ऐसा एप्लीकेशंस है जो हार्मफुल है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है फ़ोन। वो परमिशन मांगता है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका डाटा जा सकता है, आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। चलिए, अखिलेश सर, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। हैकिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर हैकिंग की पढ़ाई को लेकर बात करें तो क्या भारत की अपेक्षा विदेशों में ये ज़्यादा प्रचलित है या उसको ज़्यादा मान्यता है, वहाँ बड़े स्तर पर हैकिंग करना सिखाया जाता है? या अगर हम भारत में बात करें यहाँ पर सीखने की, तो हम कितनी हैकिंग सीख सकते हैं? क्योंकि मुझे कुछ जानकारी मिली थी, उसमें ये कहा था कि ज़्यादा हम हैकिंग कर भी नहीं सकते। वो उसका भी एक दायरा रहता है कि आप सिर्फ ये चीज़ें सीख सकते हैं, इतना कोडिंग सीख सकते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, क्या है कि हैकिंग को हमारे देश में जो है ना निगेटिव रूप में लिया जाता है, जबकि यह विधा है। ये जिन देशों के पास ये विधा है, वो माने कि कोई भी विधा अगर किसी देश में अगर वो फल फूल गया है तो वो उसकी ताकत बन जाती है। हैकिंग पर हमारा देश उतना ध्यान नहीं देता है, ना हमारे यहाँ इसका प्रशिक्षण भी न के बराबर है लगभग, क्योंकि इसको निगेटिव के रूप में माना जाता है। जबकि दुनिया के कई देशों में, इजराइल में, अमेरिका में, चाइना में, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो विकसित देश हैं, वहां पर हैकिंग एक पढ़ाई है कि कैसे जो है ना ये हैकिंग पढ़ाई माने पढ़ाई के कोर्स में शामिल है कि दुनिया के, चूंकि जिस तरह से एक तरह से वार स्पेस के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, उस तरह से इसकी पढ़ाई होती है। और वह पढ़ाई जिसके पास ज्यादा उसका ज्ञान है, विधा है, जिस कंट्री के पास, वो समझिए मजबूत है, वो किसी पर भी वार करता है, किसी भी सेक्टर में वार करता है, किसी सरकार पर वार करता है। हमारे देश में आप हैकिंग की बात बोले, साइबर की पढ़ाई बहुत कम है, साइबर की पढ़ाई ही बहुत कम हो रही। किसी यूनिवर्सिटी में देखिएगा कि बहुत कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पर साइबर की पढ़ाई और साइबर क्राइम से जुड़े हुए फैक्ट फाइंडिंग्स को वहाँ पढ़ाए जाते हो। जाहिर सी बात है, भारत अभी इसमें बहुत पीछे है। जब तक भारत इसकी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक समझिए कि तब तक तो पूरी दुनिया माने समझिए कि भारत पर कितना हमलावर है या होता रहेगा, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जब से परंपरागत पढ़ाई, देखिए कि पहले जब मैनुअल वर्क होते थे, फाइलिंग होती थी, उस समय फाइलों की चोरी हो जाती थी। कंप्यूटर का जब युग आया, जब डिजिटल का युग आया, तो ये कहा जाने लगा कि अब सारी चीज सुरक्षित है, सब कंप्यूटर में बंद है, सब मेल पर बंद है, तमाम चीजें कहने। अब इस सेक्टर में ये क्राइम एक नया घुस रही है। तो हर चीज का साइड इफेक्ट भी है, डिजिटल का भी अपना साइड इफेक्ट है। अभी जो पेगासस का जो मसला हुआ, वो क्या है? वो भी तो साइबर क्राइम ही है। आपके सिस्टम में आप फोन का उपयोग करते हैं,
टेलीफोन का उपयोग करते हैं, मेल का उपयोग करते हैं, चाहे जो भी जितने भी सिस्टम का उपयोग करते हैं, फेसबुक का करते हैं, वो उसका अपना सिस्टम, अगर वो चाहेगा तो आपको हर दिन हैक करेगा, हर समय हैक करेगा। पेगासस का तो अभी जीता जागता उदाहरण आपके पास है कि आपके मोबाइल में, सिस्टम में, आपने एक सवाल किया था शोभित जी से कि जो चाइनीज मोबाइल है क्या उसके जरिए, बिल्कुल ये जायज है और ये हो सकता है और बल्कि हो भी रहा है। कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री पर साइबर अटैक करना चाहेगा तो उसके पास ये सबसे माने बड़ी बात है कि अगर उसकी कोई चीज, कोई वस्तु किसी दूसरे देश में सबसे ज्यादा बिक रही हो, बेची जा रही हो, तो उसके जरिए वो जरूर चाहेगा कि उस देश की हर चीज को, उस देश के नागरिकों की हर डाटा को जानकारी रखें। जैसे ही आप अपने जो है किसी भी कागजात को किसी भी डिजिटली आप लोड करते हैं, जाहिर सी बात है उससे फिर आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब वो किसके पास गया, कैसे, किसने उसका उपयोग किया, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत में भी इसकी पढ़ाई बहुत एक तरह से शिशु अवस्था में है, कमजोर स्थिति में है। अब भारत सरकार के पास जैसे जैसे इस क्राइम का अनुभव हो रहा है, जैसे अब डिफेंस सेक्टर जिस कंट्री का छूता नहीं हो, डिफेंस सेक्टर में सेंध लग रहा हो, वित्तीय सेक्टर में सेंध लग रहा हो, तब आपके निजी जीवन में सेंध लग रहा हो, तो कहना बहुत मुश्किल है। ये हल्की बातें नहीं है, ये आरती की निजता का उल्लंघन है। और समझिए कि पब्लिक डोमेन में जाकर समझिए पूरे सरकार को हैक कर लेना, पूरे सिस्टम को हैक कर लेना, ये अद्भुत कहानी, एक तरह से वार है ये, माने सामने वाले को पस्त कर देने का वार है ये। बिल्कुल सर। शोभित जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर हम बात करें कि अगर इस तरह से कोई देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है तो क्या इसको लेकर के कोई विशेष कानून या कोई विशेष एक ऐसी फोरम हो जहां पर जाकर के ये बात रखी जाती हो कि आपके देश की तरफ से, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई चीज़ आपकी हैक हो रही है तो उसका पता तो लग जाता है कि ये इस देश से हो रही है, इस जगह से हो रही है, प्रॉपर लोकेशन उसमें आती है। तो क्या इन सवालों को किसी फोरम में रखा जा सकता है? क्या कुछ उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं? क्या ऐसा अभी कुछ स्थिति अभी तक बनी है? नहीं, ऐसा जैसा आपने पूछा कि ये ऐसे कोई कानूनी स्थिति तो अभी चल रहा है, ऐसा कुछ कि सारे देश मिलके के इंटरनेशनल इंटरनेट का एक वो बनाना चाह रहे हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी सामने आए। और जैसा कि सर बात कर ही रहे थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कहना बहुत सही है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोई भी कोर्सेज लॉन्च नहीं है। हालांकि हमने ही कुछ प्रयास किए थे, जैसे जयपुर की यूनिवर्सिटी, उसमें हमने एक कोर्स लॉन्च किए हैं साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, और डिप्लोमा लॉन्च किए साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकिंग के। भोपाल में भी सेज यूनिवर्सिटी में हमने किए हैं, इंदौर में भी किए हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये प्रयास चालू है और बहुत जल्दी होने वाला है। तो करीबन हमारे जो कोर्सेज हमने लॉन्च किए उसमें बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और काफ़ी बाहर से साउथ से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं बच्चे। तो जब तक इस चीज़ों पर हम ध्यान, सरकार इस पर ध्यान न दे, क्योंकि एक्चुअल हो ये रहा है कि जो पढ़ाने वाले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ जो बाहर की कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ उतना ही पढ़ाती है, जैसे आपने पूछा कुछ दायरा होता है जिस जहाँ तक पढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअल जब कोई बाहर का आदमी उसको पढ़ाएगा तो उसका एक दायरा होगा कि वो वहीं तक पढ़ा सकता है। लेकिन जब कोई AICTE UGC अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटी होगी तो आप देख सकते हैं कि साइबर फॉरेंसिक, जो सिंपल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं और काफ़ी हम चीज़ करते हैं। तो हैकिंग भी हम अगर उस लेवल पे जाके करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम मध्य प्रदेश पुलिस, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ की स्टेट पुलिस अगर साथ में हेल्प करती है, साइबर का डिपार्टमेंट, तो उन बच्चों को एब्जॉर्ब भी तो उन्हीं को करना है। कि हमारे जो इतने डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है, जितने भी ये प्रशासनिक पब्लिक हाउसेज हैं, जितने भी, उन सबको ये सिक्योरिटी वर्जन चाहिए है। तो ये बच्चे जब हम वहाँ काम पढ़ेंगे और वो ट्रेनिंग लेंगे तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य, और इन संस्थाओं का एक अच्छे बच्चे जो इनको एक अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ इनको मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। और खास करके जो आप बात कह रहे थे कि एक दायरा ना होकर के एक अनुसंधान बनाया जाए, कि रिसर्च उस पर कर सकें, बैठ के जितना डीप में जा सकते हैं उतना डीप में जा सकें, वो चीजें शायद जरूरी हैं। अखिलेश जी। हेलो। हाँ अखिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, हाँ, बताएं। अखिलेश जी, एजुकेशन को लेकर के बात करें तो कितने कुछ और प्रयास अब सरकार को करने चाहिए, और किस तरह से प्रयास करने चाहिए कि इस शिक्षा को एक जरूरी शिक्षा में शामिल किया जाए,
स्कूलों से लेकर स्कूल से ही कम से कम स्कूलिंग लाइफ जो है वहाँ से इन बच्चों को कम से कम प्रेरित किया जाए कि आप इस तरह की शिक्षा भी ले सकते हैं और इसमें आगे कुछ भविष्य भी उनको दिया जाए। जी जी, जिस तरह से कंप्यूटर का विकास और डिजिटल का विकास गांव-गांव तक हुआ है, उसमें तो अब ये जिस तरह से यह भी एक ज्ञान का क्षेत्र है, विधा है, इसमें रोजगार के साधन है। सरकार को इसको जो है माने स्कूलिंग शिक्षा में ही शामिल कर देनी चाहिए, स्कूल से लेकर। और एक तरह से जो विज्ञान के छात्र हैं, खासकर वो किसी भी सेक्टर के हों, वो इंजीनियरिंग के छात्र न भी हों लेकिन विज्ञान के छात्र हों, तो उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि कम से कम जो है ना प्राइमरी स्तर से शिक्षा कॉलेज स्तर तक मिले तो एक बड़ा सा बाजार भी खड़ा हो सकता है भारत में, इससे रोजगार भी पैदा होगा। इसका देखिए एक नेगेटिव चीज क्या है कि हमारे भारत में ये साइबर क्राइम को लेकर जो है ना न सरकार उतना उत्सुक है, न यहाँ के लोग उतना उत्सुक है। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूँ कि झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर एक जिला पड़ता है जामताड़ा। आप अक्सर जो है ना ये खबर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जामताड़ा एक ऐसा वो स्पेस है, जगह है वहाँ पर, समझिए कि वहाँ के अधिकतर बच्चे, अधिकतर नौजवान ये साइबर क्राइम में जुटे हुए हैं। ये बैंकों से पैसा कैसे निकाल लेते हैं, दुनिया के दूसरे देश के भी लोगों को कैसे वो बेवकूफ बनाकर वो साइबर क्राइम करते हैं, ये एक बड़ा ये माने हर साल हजारों लाखों की संख्या में वहाँ से एक क्राइम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के बच्चों ने अपने आप को डेवलप किया है। अब जैसे भी डेवलप किया हो ये एक अलग विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि एक रोजगार का बड़ा साधन है। और जिस कंट्री के पास कोई ज्ञान, अगर किसी भी तकनीकी ज्ञान उसके पास है, तो उसके पास एक बड़ा अस्त्र होता है दूसरे देशों पर प्रभाव डालने का। भारत में ये कमी है, भारत को इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा के हर स्तर पर जो है ना इस साइबर क्राइम की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि जो है ना कि भारत भी इसमें मजबूत हो, रोजगार भी पैदा हो और दूसरे देश कम से कम हमारे देश पर साइबर अटैक न कर पाए। ये मैंने हमारी समझ बनती है। बिल्कुल, और बल्कि जितना कुछ थोड़े बहुत बच्चे सीखते हैं वो सिर्फ इतना सीखते हैं कि पड़ोसी का वाईफाई कैसे हैक किया जाए, जी बस इतना ही सीख पाते हैं। बाकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि कितना और अच्छे गहन तरीके से सीखें और उसको निगेटिव वे में ना जा करके एक पॉजिटिव वे में कैसे ले जाया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी देने के लिए। और उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो कम से कम इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। एक अच्छी जगह है और भविष्य इसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब हमें साइबर तरीके से और तकनीक तरीके से मजबूत होने की ज़रूरत है और मजबूत तभी हुआ जाएगा जब हम सब एक दूसरे इसके लिए संकल्पित होंगे। फिलहाल इस हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।